Assalamu alaikum students. Today we are going to solve improper integrals and we also learn convergence and divergence tests, and we will try to solve exercise 8.8 of Thomas calculus. Basically improper integrals आप ऐसे integrals को कहते हैं जिनमें आपके पास infinity जो है as a upper limit और lower limit of integration जो है वो involve होती है। और उन इंटेग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट्स हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड हमारे पास है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट, जिनमें हम डिफरेंट कंपैरिजन से उन इंटेग्रल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। बेसिकली अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन स्टडी की है या हमने जो डेफिनेट इंटेग्रल्स स्टडी किए हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ थी। 8.7 तक जो हमने स्टडी किए हैं इंटेग्रल्स, उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ थी। द फर्स्ट वन इज़ के डोमेन जो थी इंटीग्रेशन की डेट इज़ फाइनाइट। बाय फाइनाइट वी मीन कि वो जो डोमेन होती थी या अपर और लोअर लिमिट कह लें आप इंटीग्रेशन की, वो आपको नंबर्स की फॉर्म में गिवन होती थी, 0 से 1, -10 से 12, कुछ भी, तो वो फाइनाइट होती थी। और दूसरा जो आपके पास आंसर आता था यानी कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो थी, वो भी आंसर भी आपके पास एक फाइनाइट नंबर आता था। ठीक है, लेकिन लेकिन कई दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंटेग्रल्स हमारे पास आते हैं जिसमें ये दोनों कंडीशंस या इनमें से कोई एक कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही होती। और ऐसे इंटेग्रल्स को जहाँ पे यूजली आपके पास इन्फिनिटी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे हमें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पे इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होती। लाइक डोमेन जो है या तो वो इनफाइनाइट होती है या फिर रेंज जो है, जो आंसर आता है डेट इज़ इनफाइनाइट। तो इस तरह के इंटेग्रल्स को आप इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स कहते हैं और उनको सॉल्व करने की कुछ स्मॉल टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। और सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल की। लेट्स से वी आर गिवन विद एन इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -x डिवाइडेड बाई 2, और हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं जो अब अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास, डेट इज इन्फिनिटी। ओके, तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो हम ये काम करेंगे कि इन्फिनिटी को लेट से हम b कह देंगे। ठीक है, कोई नाम रख देंगे, कोई कांस्टेंट, उसको एज अ कांस्टेंट बी, सी या ए कह देंगे। ठीक है, तो लेट से हमने इन्फिनिटी को, अपर लिमिट को b कह दिया और अब हम इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करेंगे। तो जो एक्सपोनेंशियल का हमारे पास इंटेग्रल होता है डेट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है जो उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे इसकी पावर -x डिवाइडेड बाई 2 है, तो पावर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा -1/2, तो हमें इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ये हमारे पास आंसर बन जाएगा -2 इंटू ई रेज टू द पावर -x डिवाइडेड बाई 2, while the lower limit of integration is 0 and the upper limit is b। अपर और लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास इस इंटेग्रल का जो आंसर आएगा डेट इज -2 इंटू ई रेज टू द पावर -b डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ई रेज टू द पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 2 आ जाएगा। नाउ हम यहाँ पे क्यों कि b हमारे पास इन्फिनिटी था असल में, तो हम यहाँ पे लिमिट कंसिडर करेंगे, लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, क्योंकि b की एक्चुअल वैल्यू जो इंटीग्रेशन में हमें गिवन थी डेट इज़ इन्फिनिटी। तो b गोज़ टू इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को, इंटेग्रल की वैल्यू को हम चेक करेंगे, इसको फाइंड करेंगे व्हेन b गोज़ टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास b आ रहा होगा वहाँ पे आपने इन्फिनिटी पुट कर देना है, यानी कि -2 डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी। ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जो आपके पास आता है आंसर डेट इज 0। सो -2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0, सो 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास इस इंटेग्रल का जो आंसर आया है उसको आप लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये गिवन इंटेग्रल का, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट b goes to infinity from 0 to b e raised to the power -x divided by 2 dx into 2। तो जो क्वेश्चंस आपके पास इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस हों जिनका आंसर आपके पास इनफाइनाइट आने का चांस हो, तो वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को लिमिट के रूल्स अप्लाई करके
सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट्स को फाइंड करने के जो रूल्स हैं वो हमने चैप्टर 3 चैप्टर 2 में देखे थे, चैप्टर 4 में देखे थे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट रूल्स थे, डिफरेंट फार्मूलाज थे। उनमें से एक एल हॉपिटल रूल था हमारे पास, ठीक है। तो वो जो रूल्स थे वो हम अप्लाई करके लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम उन रूल्स को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की हमारे पास टाइप्स हैं वो ये है कि अगर आपके पास अपर लिमिट इन्फिनिटी के इक्वल हो तो अपर लिमिट को आप बी कह दें, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई इसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन लेट्स से वी से इट बी, तो लिमिट बी गोज टू इन्फिनिटी, और उस इंटेग्रल को आप पहले कैलकुलेट करेंगे ए से बी तक, और उसके बाद एंड पे पहुंच के आप लिमिट पुट कर देंगे बी गोज टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आपके पास लोअर लिमिट इन्फिनिटी के इक्वल हो तो अपर लिमिट बी हो, बी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 10 समथिंग लाइक दैट। तो लिमिट ए गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ए से बी तक आप उस इंटेग्रल को कैलकुलेट करेंगे और एंड पे जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आप ए गोज टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे। और अगर आपके पास लोअर और अपर दोनों लिमिट इन्फिनिटीज हुई, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो पहले तो आप इंटेग्रल को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो एंड देन जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से आप उस इंटेग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से इन्फिनिटी, सी जो है वो जीरो होता है यूजली, यानी कि जीरो जो है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का मिडल पॉइंट है, तो यूजली आप उसको जीरो भी कंसिडर कर लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह आप ए पुट कर दें, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की जगह माइनस ए आ जाएगा और प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस ए आ जाएगा हमारे पास, और बाहर हम लिमिट कंसिडर कर लेंगे लिमिट ए गोज टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से जब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा तो उस पर हम लिमिट के रूल्स अप्लाई करके तो उस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास लिमिट का आंसर फाइनाइट आए, यानी कि कोई नंबर आए लाइक 0 10 100, कोई भी नंबर आ जाए हमारे पास, फाइनाइट आंसर आए, तो उस इम्प्रॉपर इंटेग्रल को आप कहते हैं कि डेट इंटेग्रल इज कन्वर्जिंग। इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्जेस व्हेन आंसर इज फाइनाइट, while when we have a answer which is infinite, or you can say that when limit fails to exist, तो उस केस में आप कहते हैं कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल डाइवर्जेस। तो ये दो केस होते हैं कि या तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट अगर फाइनाइट है तो कन्वर्ज करेगा इम्प्रॉपर इंटेग्रल, और अगर लिमिट फेल्स टू एग्जिस्ट, यानी कि आप उसको कैलकुलेट ना कर सकें, तो उस केस में इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है दैट इज डाइवर्जिंग। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी को स्टडी करने के लिए। लेट्स से वी हैव अ इंटेग्रल with lower limit 1 and upper limit infinity natural log of x divided by x square into dx। ओके, अब हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं, और इन्फिनिटी की जगह हम b लिख लेंगे और साथ में लिख लेंगे लिमिट b गोज टू इन्फिनिटी। ओके, पहले हम इसको अपर लिमिट b पुट करके तो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे b गोज टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास जो नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो 1/x स्क्वायर हमारे पास एक फंक्शन है और नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप जो रूल्स हैं इनमें रखते हैं, डेट इज आई लेट। ओके, तो I is inverse function, L is logarithmic function, A is algebraic function, T is trigonometric function and E is exponential function। तो ln ऑफ x हमारे पास जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, सो l के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, और x जो है हमारे पास x रेज टू द पावर एनीथिंग, वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तो उसको a के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आप आई लेट के फार्मूला में देखें तो l जो है वो पहले आ रहा है, सो ln of x will be the first function, और a जो है वो बाद में आ रहा है, so a will be the second function। so natural log of x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा यानी कि u होगा, और x रेज टू द पावर -2 जो है हमारा सेकंड फंक्शन होगा यानी कि v होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो हमारे पास फार्मूला था डेट इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, u integration of v minus derivative of u integration of v। ओके, तो यहाँ पे जो छोटे दोनों डेरिवेटिव्स आ रहे होते हैं आपके पास ये सेम फंक्शन के यानी कि v के आ रहे होते हैं, यानी कि सेकंड फंक्शन के आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप परफॉर्म करेंगे, लिमिट b गोज टू इन्फिनिटी एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन लिमिट्स आप इन सारों की कंबाइन करके लिखते होते हैं, इन दोनों फंक्शन की कंबाइन लिमिट ये लिखी जाती है 1 to b। और उसके बाद ये जो बाहर बड़ा इंटीग्रल है आपके पास, इस पे आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब हमारे पास x रेज टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पावर रूल, यानी कि पावर में एक ऐड हो जाएगा और पावर से डिवाइड हो जाएगा। -2 में आप 1 ऐड करें तो -1 आंसर आ जाएगा, -1 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो ln ऑफ x इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं इन दोनों की वो होंगी 1 to b। सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आएगा और ये इंटेग्रल आपके पास दोबारा एक्स रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन बन रहा है डेट इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x, और अपर और लोअर लिमिट्स हैं हमारे पास 1 और 2b। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद, इन दोनों फंक्शंस की सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फंक्शन बनेगा डेट इज एक्स रेज टू द पावर -2। एक्स रेज टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन दोबारा आपके पास एक्स रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 आएगी, और अपर और लोअर लिमिट्स हैं अगेन 1 to b। नाउ हमारे पास जो ये फंक्शन है इसमें हम अपर और लोअर लिमिट्स जो हैं वो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर फाइनली आएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 आएगा आपके पास, क्योंकि ln ऑफ x में जब आप लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो ln ऑफ 1 आएगा, और ln ऑफ 1 जो है आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा डेट इज लिमिट b गोज टू इन्फिनिटी ब्रैकेट्स में माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाई b -1/b प्लस 1। अब यहाँ पे b जो है दो टर्म्स में इन्वॉल्व है, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में। तो हमने इन टर्म्स की लिमिट जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम लिमिट को पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तमाम टर्म्स पे जिन जिन पे b आ रहा है हमारे पास। तो पहली टर्म के साथ भी लिमिट लिख ली, दूसरी टर्म के साथ भी लिमिट लिख ली, तीसरी टर्म में हमारे पास कोई b नहीं है तो हम वहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लिमिट b गोज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ b, और b हमने कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी, यानी कि b की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, 1/इन्फिनिटी आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो सेकंड टर्म तो 0 बन जाएगी, थर्ड टर्म हमारे पास 1 है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि माइनस लिमिट b गोज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाई b। अब हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इंटेग्रल का। अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करें, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म को मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिसकी लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है। अगर आप डायरेक्टली b पुट करें, यानी कि ln ऑफ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी आता है और डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सो दिस इज इन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास आती है तो वहाँ पे हमने कोई और मेथड सोचना होता है उस लिमिट को सॉल्व करने का। अगर आपको याद आ रहा हो तो वो मेथड्स कौन कौन से थे, कोई फैक्टर्स बना लेना, कुछ चीज़ कॉमन ले लेना, उसके अलावा रैशनलाइजेशन कर लेना, या फिर एल हॉपिटल्स रूल यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग डिवाइडेड ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी है, यहाँ पे कोई रैशनलाइजेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल क्या था हमारे पास कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व है डेट इज बी, ओके। सो डी बाई डी बी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी बी ऑफ बी। अपर और लोअर फंक्शंस का आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं अलग अलग, यहाँ पे क्वोशंट रूल नहीं लगाना होता, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एल हॉपिटल्स वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ b का डेरिवेटिव आएगा 1/b और b का डेरिवेटिव आएगा 1। फंक्शन आपके पास बन जाएगा 1/b, और b की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो -0 + 1 इंटेग्रल का आंसर फाइनली आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस तरीके से आप लिमिट्स के रूल अप्लाई करके इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इंटेग्रल्स में जब हम लिमिट्स कैलकुलेट नहीं कर पाते, या हम इंटेग्रल को ही कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ टेस्ट्स हैं जिनको देखते हुए हम बता सकते हैं कि इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो दो टेस्ट आर बेसिकली टू टेस्ट हैं हमारे पास। पहला टेस्ट जो है हमारे पास उसका नाम है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट।
डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में हम दो फंक्शंस को कंपेयर करते हैं आपस में। लेट्स से वी हैव टू फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमने खुद चूज करना होता है। पहला फंक्शन तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि जिसको हमने डिसाइड करना है कि दैट फंक्शन इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। दूसरा फंक्शन हम खुद सपोज करते हैं जो उस फंक्शन से छोटा होता है या उस फंक्शन से बड़ा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट्स से एफ और जी हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस जो हैं कॉन्टिन्यूस हैं किसी इंटरवल में, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं उस इंटरवल में ए टू इन्फिनिटी में। और एफ ऑफ एक्स लेट्स से ग्रेटर देन जीरो फंक्शन है और लेस देन जी ऑफ एक्स है। यानी कि दो फंक्शंस हैं, एक बड़ा फंक्शन है एक छोटा फंक्शन है। कोई भी एक बड़ा फंक्शन हो सकता है और दूसरा छोटा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा बड़ा फंक्शन है और कौन सा छोटा फंक्शन है। तो अगर हमें ये बात पता है कि दो फंक्शंस हैं, मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स लेट से हमें गिवन है क्वेश्चन में, दूसरा फंक्शन हमने खुद चूज करना होगा। और फिर हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन सा है और छोटा फंक्शन कौन सा है। और अगर हमें ये बात पता है तो लेट से एफ ऑफ एक्स जो है वो छोटा फंक्शन है जी ऑफ एक्स से, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। देन अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज करता है इन द लिमिट्स ए टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये है कि ए टू इन्फिनिटी में जी ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। लेट से इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एफ ऑफ एक्स क्योंकि छोटा फंक्शन है और जी ऑफ एक्स बड़ा फंक्शन है, तो लेट से जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्केयर प्लस टू है, इंटेग्रल में हमें गिवन था। दूसरा फंक्शन हम एक्स स्केयर चूज कर लेंगे विच इज एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो एक्स स्केयर प्लस टू का आंसर हमेशा बड़ा आएगा एज कंपेयर टू एक्स स्केयर। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज लार्ज फंक्शन एज कंपेयर टू एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स बिकॉज जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस टू। और एक्स स्केयर की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स, सो एक्स स्केयर की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दें तो जी ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। यहाँ पे अगर एक बड़ा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि उसका एक ट्रू आंसर आ रहा है, उसके दरमियान में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो अगर एक बड़ा फंक्शन यानी कि इतनी बड़ी एक कंप्लीट लाइन आप कह लें, एक बड़ा फंक्शन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसका एक छोटा सा पार्ट, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जी ऑफ एक्स का ही पार्ट है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट एफ ऑफ एक्स भी लाजमी बात है कि कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पूरे बड़े फंक्शन का आंसर तो फाइनाइट आ रहा हो लेकिन छोटे फंक्शन का आंसर इनफाइनाइट आ रहा हो। ठीक है, बड़े फंक्शन का आंसर फाइनाइट तब तब ही आएगा आपके पास जब छोटा फंक्शन भी फाइनाइट हो जो उसके अंदर लाए करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर छोटा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो लाजमी है कि बड़ा फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर बड़ा फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है तो छोटा फंक्शन जो है वो आपके पास डाइवर्ज करेगा। इफ जी ऑफ एक्स डाइवर्जेस, सॉरी जी ऑफ एक्स डाइवर्जेस इफ एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेस। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर छोटा फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है, उसका एक इनफाइनाइट आंसर आ रहा था, ठीक है, या इनडिटर्मिनेंट आंसर आ रहा था आपके पास, तो अगर छोटा फंक्शन डाइवर्ज कर रहा था तो बड़ा फंक्शन लाजमी बात है कि डाइवर्ज करेगा क्योंकि बड़े फंक्शन के अंदर ही वो छोटा फंक्शन लाया करता है। ठीक है, तो अगर छोटा फंक्शन इनडिटर्मिनेट था, इनफाइनाइट था, तो बड़ा फंक्शन लाजमी बात है कि वो भी इनफाइनाइट होगा या इनडिटर्मिनेट होगा। सो g of x will diverge if f of x is diverging. So these are the two properties. Second है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एंड दैट इज इफ टू पॉजिटिव फंक्शंस, अगेन हमारे पास एक फंक्शन इंटेग्रल की सूरत में गिवन होगा, दूसरा हमने खुद चूज करना होगा। ये अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होती जाएंगी ये बातें। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और अगर हम उनकी लिमिट कैलकुलेट करें फॉर एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एफ एक्स की, और आंसर हमारे पास एल के इक्वल आए, बेसिकली एल इज अ वैल्यू विच इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कोई नंबर आ जाए, अगर आप इस रेशियो की लिमिट कैलकुलेट करें फॉर एक्स गोज टू इन्फिनिटी, तो इस केस में हमारे पास
या तो दोनों फंक्शंस कन्वर्जिंग होंगे या दोनों फंक्शन जो हैं वो हमारे पास डाइवर्जिंग होंगे। अगर हमें एक फंक्शन का बिहेवियर पता चल जाए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्जिंग है, तो फिर लाजमी बात है हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज़ कन्वर्जिंग। अगर एक फंक्शन का बिहेवियर हमें पता चल जाए कि डैट इज़ डाइवर्जिंग, तो हम फिर कह सकते हैं कि दूसरा फंक्शन भी डाइवर्जिंग है। इसको अब हम एग्जांपल्स से देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल है जिसमें हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, जिसको आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और हमने बताना है कि ये कन्वर्जिंग फंक्शन है या डाइवर्जिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए हम इसके साथ एक और फंक्शन चूज कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। खुद से चूज करेंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप एक बात जहन में रखें कि 1/x² जो है वो ग्रेटर फंक्शन है एज कम्पेयर टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का जो आंसर आता होता है वो 0 से 1 के दरमियान में आता होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का भी जो आंसर आएगा वो 0 to 1 आएगा। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर का जो ऊपर वैल्यूज आएंगी डेट आर 0 to 1। ठीक है, सो यहाँ पे 0.5 भी वैल्यू आ सकती है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि 1/x² का क्या बिहेवियर है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। 1/x² को अगर आप कैलकुलेट करें इन द लिमिट्स 1 टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर जो आएगा डेट विल बी 1। और ये कन्वर्ज कर रहा है, 1 जो है एक कन्वर्जिंग आंसर है, यानी कि एक फाइनाइट आंसर है। तो आप कह सकते हो कि 1/x² इन द लिमिट्स 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्ज कर रहा है। अब जब आपके पास एक बड़ा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, तो लाजमी बात है कि उसका एक छोटा फंक्शन या छोटा हिस्सा उसका वो भी कन्वर्ज ही कर रहा होगा। ठीक है, बड़ा फंक्शन जब आपके पास फाइनाइट आ रहा है, तो उसका छोटा हिस्सा इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर छोटा हिस्सा इनफाइनाइट होता तो बड़ा फंक्शन जो है वो भी इनफाइनाइट आता, क्योंकि वो उसी से तो मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर बड़ा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि छोटा फंक्शन विच इज साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट दिस फंक्शन कन्वर्जेस, और हमने इसको कंपेयर करना है विद 1/x², एक दूसरा फंक्शन है उसके साथ, और हमने फाइंड एंड कंपेयर द टू इंटेग्रल वैल्यूज, इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है। लेट्स से एफ ऑफ एक्स को हम 1/x² कह देते हैं और जी ऑफ एक्स को हम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² कह देते हैं, और हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स की ऑन x गोज टू इन्फिनिटी। जब हम ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो इनकी रेशियोज आएंगी इन फंक्शंस की, वो रेशियो आएगी 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको अगर आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के नीचे भी एक्स स्क्वायर, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। अब लिमिट जब आप पुट करेंगे, यानी कि एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 1/इन्फिनिटी प्लस 1, और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एल। एल की क्या प्रॉपर्टी थी कि एल एक ऐसा नंबर होता है जो लेस देन इन्फिनिटी होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो एल के इक्वल आया है, तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों फंक्शन कन्वर्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या था कि अगर हमारे पास आंसर जो है वो एल के इक्वल आ जाए इनकी रेशियो का, तो या तो दोनों फंक्शन कन्वर्ज करेंगे और बोथ डाइवर्ज। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास आंसर एल के इक्वल आया है, यानी कि 1 के इक्वल आया है, तो दोनों फंक्शन कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। हमारे इस केस में दोनों फंक्शंस कन्वर्ज करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप 1/x² को इस लिमिट में कैलकुलेट करें, तो आंसर आपके पास 1 आता है। तो 1 इज़ अ कन्वर्जिंग नंबर, यानी कि कन्वर्जिंग आंसर है आपके पास। तो अगर ये फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका लाजमी मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो भी कन्वर्ज कर रहा होगा, क्योंकि एक अगर कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा। अगर एक डाइवर्ज कर रहा होता तो दूसरा भी डाइवर्ज करता। Now we are going to apply these rules on exercise 8.8। exercise 8.8 के जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, डेट आर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15।
ये क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को यानी कि इन्फिनिटी जब आपको लिमिट्स गिवन होंगी तो उनको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 35 से 43 तक करने हैं। इन क्वेश्चंस में आपने कंपैरिजन टेस्ट जो हैं वो अप्लाई करने होंगे, ठीक है, इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच इज़ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। और इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल को। और टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे स्मॉल पार्ट्स में यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास जो फंक्शन है टू डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वन, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को आप लिख सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इनको लिखने का जो तरीका है एक्सरसाइज 8.1 में हमने ये डिस्कस की थी चीज़ कि इसको आप लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब दोनों साइड्स को आप जो कॉमन फैक्टर है डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है डेट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ए है ये बन जाएगी टू इंटू ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि पहले फैक्टर को इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस वन और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हम सेकंड फैक्टर यानी कि x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a में तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का, डेट विल बी ए की वैल्यू वन है तो वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, और बी की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। और अब इस इक्वेशन को यानी कि टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन की इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में ताकि इंटेग्रल जो है वो सिंप्लीफाई हो सके। तो इंटेग्रल हमारे पास सिंपल टर्म्स की फॉर्म में आ जाएगा जब वैल्यूज पुट करेंगे। तो इस इंटेग्रल को आप दो इंटेग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि टू टर्म्स हैं हमारे पास। तो दो इंटेग्रल्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया, वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन में और वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन में। तो वन ओवर एक्स या एक्स माइनस वन का जो इंटीग्रेशन हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है नेचुरल लॉग की फॉर्म में। सो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन और इसकी इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू दोनों की हमारे पास लिमिट्स होंगी। अच्छा जी, तो दोनों की सेम लिमिट्स हैं तो दोनों की हम कॉमन लिमिट्स ले सकते हैं और इनको इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने जो लॉगरिथमिक रूल्स पढ़े थे तो वहाँ पे एक रूल था कि नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी को आप एक कॉमन लॉग की फॉर्म में कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। सो ये हमारे पास आप समझ लें कि ए है और x प्लस वन हमारे पास b के इक्वल है तो इनको एक कॉमन लॉग की फॉर्म में हम लिख लेंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी की जगह हम b पुट कर देंगे और साथ में लिख लेंगे लिमिट b गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है, जो हमारे पास रूल था लिमिट्स कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले माइनस टू पुट करेंगे x की जगह, फिर माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे विच इज़ माइनस b, ठीक है। तो लोअर लिमिट भी हमने पुट कर दी, अपर लिमिट भी हमने पुट कर दी। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका आंसर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ थ्री आ जाएगा। सेकंड टर्म में हमारे पास ऊपर भी b माइनस वन और नीचे भी b प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास कोई b की टर्म नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी, जबकि लिमिट अप्लाई होगी फिर जाके सेकंड टर्म में। सो लिमिट b गोज टू इन्फिनिटी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस वन डिवाइडेड बाई b प्लस वन। अगर आप यहाँ पे b को डायरेक्ट पुट कर दें तो ऊपर आ जाएगा b इन्फिनिटी माइनस वन और नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस वन, यानी कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें कोई और मेथड जो है वो सोचना पड़ेगा लिमिट्स पुट करने के लिए। आप एल हॉपिटल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने बी को कॉमन लिया तो वन माइनस वन ओवर बी आ गया, नीचे जब आपने बी को कॉमन लिया तो वन प्लस वन ओवर बी आ गया, बी भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दें तो वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आपके पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ वन डिवाइडेड बाई वन और नेचुरल लॉग ऑफ वन आपके पास जीरो के इक्वल होता है। सो फाइनल आंसर विल बी नेचुरल लॉग ऑफ थ्री। तो इस तरीके से लिमिट्स के रूल्स यूज करते हुए आप
और इसी तरह इंटीग्रेशन के बाकी सारे रूल्स यूज़ करते हुए आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम इंटीग्रेशन के सारे रूल्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पहले एक हमने एग्जांपल की जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की। अभी हमने जो एग्जांपल की वहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो हमने रूल है, यानी कि फ्रैक्शन को ब्रेक करना, वो रूल यूज़ किया, और उसके साथ साथ हम लिमिट्स के रूल्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने इंटीग्रेशन के जो सारे अपने प्रीवियस कंसेप्ट हैं वो जहन में रखते हुए इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, और फंक्शन हमें गिवन है e रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं अंडर रूट एक्स को y के, यानी कि सब्सटीट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं ताकि इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाए। और जब दोनों साइड पे आप डी बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2dy की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√x इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपके पास 1/√x इंटू डी एक्स है, उसकी वैल्यू आप 2dy पुट कर देंगे, और अंडर रूट x की जगह यहाँ पे पावर में आप y पुट कर देंगे। तो अगर आप a और b की वैल्यूज यूज़ करें इक्वेशन 1 में, तो ये इंटीग्रल आपके पास बन जाएगा e रेज टू द पावर माइनस वाई इंटू 2dy। 2 तो कांस्टेंट है, उसको आप इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे। इंटीग्रल में आपके पास बचेगा 0 टू 1 e रेज टू द पावर माइनस वाई dy। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, दैट इज कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा जो आपके पास डेरिवेटिव होगा पावर का। तो माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 आता है, तो -1 से डिवाइड कर देंगे। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, सिंपली आपने लिमिट्स पुट करनी है, और यहाँ पे वाई की जगह आपने पुट कर देना है वापस -√x। ठीक है, तो -√x वाई की जगह वापस पुट कर देंगे, और जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो √1 आपके पास 1 के इक्वल होता है, √0 आपके पास 0 के इक्वल होता है। e रेज टू द पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई e, और e रेज टू द पावर 0 जो है आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा i इक्वल्स टू 2 - 2 डिवाइडेड बाई e। तो ये हमारे पास वो रूल्स थे जहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट वगैरह अप्लाई करके, इंटीग्रेशन के डिफरेंट रूल्स वगैरह अप्लाई करके, तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं वो स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिए।